तो आज का विषय है वनों का महत्व। वनों के महत्व के बारे में हम समझने वाले हैं। तो वन किस प्रकार से हमें लाभान्वित करते हैं, वन किस प्रकार से मानव जगत के लिए उपयोगी हैं। यदि हम इसकी बात करें तो आप प्रारंभिक दौर से, जब से आपने एडमिशन लिया होगा किसी भी संस्थान में जूनियर कक्षाओं में, तब से आप पढ़ते आ रहे हैं वनों के महत्व के बारे में। तो वन किस प्रकार से हमारे लिए लाभकारी है, वन किस प्रकार से हमें लाभान्वित करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी को बोला जाता है हरित ग्रह। हरित ग्रह बोला जाता है, क्यों बोला जाता है हरित ग्रह? क्यों? वन बहुत ज़्यादा है, वन का जो आवरण है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारी पृथ्वी को हरित ग्रह बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं जो हरित ग्रह बोला जाता है उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वनस्पतियों का है। उससे जुड़ाव जो है वो वनस्पतियों का है। और यदि हम देखें तो जो वनस्पतियां हमारे पाई जाती हैं, हमारे पृथ्वी पर पाई जाती हैं, ये आपके स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तीनों की अंतर क्रियाओं का परिणाम है। जो भी वनस्पतियां आप देखते हैं, वन देखते हैं, वो वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल तीनों की अंतर क्रियाओं के परिणाम है। और तीनों की अंतर क्रियाओं के परिणाम है। इसी के आधार पे ये जो वनस्पतियां हैं ये मानव समाज को तो कहीं तो प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करती हैं, कहीं अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करती हैं। जैसे सबसे पहले हम वनों के महत्व के बारे में देखें तो आप देखोगे कि जो वन हैं हमारे यहाँ दो कैटेगरी में हमें लाभान्वित करते हैं। पहला है कि प्रत्यक्ष रूप से हमें लाभान्वित करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से कैसे करते हैं? प्रत्यक्ष रूप से हमें कैसे लाभान्वित करते हैं? प्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन यदि आप देखें तो उसको अभी हम ले लेंगे स्थल मंडल के अंतर्गत, क्योंकि जो अप्रत्यक्ष रूप का मतलब जिसको जो आप इंद्रियों से प्रत्यक्ष कर सकते हो, आंख से प्रत्यक्ष कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। तो इसमें प्रत्यक्ष रूप से यदि हम देखें तो किस प्रकार से लाभान्वित करते हैं? दो प्रकार से। जब तक वन जो है, वृक्ष जो है जीवित होता है, ठीक है, वो अलग प्रकार से लाभान्वित करता है। और जब जो वन या वृक्ष हैं वो जीवित नहीं होते, मतलब मृत प्राय हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तब वो अलग प्रकार से लाभान्वित करते हैं। जैसे ज़्यादातर क्या होता है कि जब वन जीवित होते हैं तो हमें फल फूल इस तरह की चीज़ें देते हैं। सबसे पहले पत्तियां होती हैं, इनकी पत्तियों का प्रयोग हम जलाने के रूप में करते हैं। जलाने के साथ साथ इनका प्रयोग जो हम कृषि खादों के रूप में भी करते हैं, कृषि कार्यों में भी प्रयोग करते हैं। तो ये पत्तियां जो है ये जीवित रहने पर प्रत्यक्ष रूप से हमें मिलती हैं। दूसरा, वनों से हमें या वृक्षों से हमें फल मिलता है। फल के साथ साथ यदि हम देखें तो फूल मिलता है, जिसको हम औषधीय रूपों में भी प्रयोग करते हैं। और क्या मिलता है प्रत्यक्ष रूप से? इस प्रकार यदि हम देखें वनों से तो पत्तियाँ हो गई, फल हो गए, फूल हो गए, और इनका जो तना होता है वो भी हम प्रयोग में लाते हैं, वो भी हम प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष रूप से हो गए कि वन प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार से जब जीवित रहते हैं तब मानव समाज को लाभान्वित करते हैं। अब यदि हम देखें मृत प्राय जब हो जाते हैं तब किस प्रकार से लाभान्वित करते हैं? तब उनकी जो लकड़ियां होती हैं उससे संबंधित जो उद्योग होते हैं, तो आप क्या कर लीजिएगा, फर्नीचर उद्योग जो आपका होता है, फर्नीचर उद्योग, फर्नीचर उद्योग के लिए महत्वपूर्ण जो आपका कह सकते हैं इनपुट वो प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ कागज और लुगदी उद्योग के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो कागज और लुगदी उद्योग, ठीक है। अब जैसे फर्नीचर उद्योग की बात किया तो इसी में लकड़ियों का इनका उपयोग, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित हो गई। कागज एवं लुगदी उद्योग, तो इस प्रकार से जब मृत प्राय हो जाते हैं तो भी हमें लाभान्वित करते रहते हैं। अब यदि हम देखें अप्रत्यक्ष रूप से हमें कैसे लाभान्वित करते हैं वन, तो अप्रत्यक्ष रूप से यदि हम देखें तो आप जानते हैं कि अभी आपने पढ़ा कि ये क्या है, जीवमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल की अंतर क्रियाओं के परिणाम है। तो ये तीनों जगह से हमें लाभान्वित करते हैं। स्थल मंडल को अलग प्रकार से, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल, सॉरी जीवमंडल है, ठीक है। स्थल मंडल, वायुमंडल और जीवमंडल, ये तीनों की अंतर क्रियाओं के परिणाम है और तीनों को ये लाभान्वित करते हैं। स्थल मंडल को कैसे लाभान्वित करते हैं? हाँ, ठीक है, ऑक्सीजन को आप स्थल मंडल में रखते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन आएगा या स्थल मंडल में? जब वायुमंडल की एक कैटेगरी है तो
हाँ, अपर्दन वाली जो घटनाएं हैं उनको आप जोड़ सकते हैं। मतलब जैसे वृक्ष जहाँ पे खड़े होते हैं, वृक्ष जहाँ पे होते हैं, बड़े वृक्ष जहाँ पर होते हैं, यदि उनके जहाँ से वो वृक्ष बने हुए हैं, जहाँ पे जमे हुए हैं, वहाँ देखते हैं कि कुछ चट्टानें होती हैं। तो वो क्या करती हैं, वृक्ष की जो जड़ें हैं वो चट्टानों के नीचे तक जाती हैं और चट्टानों को तोड़ती हैं। और जब चट्टानें टूटती हैं तो आप देखेंगे कि वो चट्टानें जब टूटती हैं तो उस क्षेत्र विशेष में, क्योंकि मृदा का निर्माण कैसे होता है, चट्टानों के टूटने से ही मृदा का निर्माण होता है। तो जहाँ पे वृक्ष लगे होते हैं उनकी जड़ें जब चट्टानों को विघटित करती हैं, चट्टानों को तोड़ती हैं, तो वहाँ पे कुछ समय अंतराल के बाद वहाँ पे उन्हीं चट्टानों के चूड़ से मृदा का निर्माण होता है। और जो मृदा का निर्माण होता है, आप देखेंगे कि जहाँ पे वृक्ष लगे होते हैं तो उनके द्वारा जो मृदा का निर्माण किया जाता है उसको जो भी उसको अपर्दन करने वाले कारक होते हैं, चाहे वायु होता है, जल होता है, उससे उसकी रक्षा करते हैं, उससे उसको सुरक्षित रखते हैं। तो एक तो वो मृदा का निर्माण का कार्य करते हैं, मतलब निर्माणकारी भूमिका निभाते हैं। दूसरा, उस मृदा को संरक्षित भी करते हैं। ठीक है। तीसरा, यदि हम देखें तो वृक्ष जो है उसी मृदा से जहाँ चट्टानों को तोड़ते हैं वहीं से जो आपके खनिज तत्व होते हैं उसको भी ग्रहण करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि जो भी खनिज तत्व, जैसे मैग्नीशियम है वो भी पाया जाता है, कैल्शियम हो गया, इसके साथ साथ यदि हम देखें पोटेशियम, तो ये सारी चीज़ें जो वृक्ष होते हैं वो भूमि से लेते हैं, लेकिन बदले में भूमि को क्या देते हैं, मिट्टी देते हैं, मिट्टी का निर्माण करके देते हैं। इसके साथ साथ और क्या देख सकते हैं, हमें स्थल मंडल में और क्या चीज़ें हम देख सकते हैं, मृदा का कटान भी तो हाँ, मृदा का कटान रोकते हैं। तो पहला हो गया मृदा का निर्माण, कि मृदा का निर्माण कैसे करते हैं। दूसरा हो गया मृदा का कटान, मृदा का कटान भी रोकते हैं। जिन क्षेत्रों में वृक्ष पाए जाते हैं वहां पे मृदा का कटान उस अनुपात में नहीं होता है। और कुछ इसके साथ साथ और क्या करते हैं, आप जानते हैं कि जहाँ पे वृक्ष होते हैं एक इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो वर्षा का जल होता है, जो वर्षा का जल होता है उसको अवशोषित करते हैं एक प्रकार से, और एक फिल्म बनाते हैं, और उस जड़ों में इनकी एक फिल्म बनती है, यदि आप पढ़े होंगे तो उसके द्वारा क्या है कि जल धीरे धीरे जो है भूमि में जाता है। तो जहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं आप देखते हैं कि उस क्षेत्र विशेष का जो जल स्तर होता है वो लगातार ऊपर बना रहता है। जहाँ भी आपको, जिन क्षेत्रों में आपको वन देखने को मिलेंगे उन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा कि भूमि का जो जल स्तर है लगातार ऊपर बना रहता है। जिन क्षेत्रों में वृक्ष नहीं होते हैं वहां पर आप देखोगे कि जो भूमि का जल स्तर है वो निम्न रहता है। उदाहरण के रूप में आप पूर्वोत्तर भारत को देख लीजिए और मध्य भारत को, या आप राजस्थान के क्षेत्र को देख लीजिए, अंतर आपको स्पष्ट आ जाएगा। तो ये क्या करते हैं, तीसरा महत्वपूर्ण कारण क्या हो गया कि ये जो आपका भूमिगत जल है उसको ऊपर बनाए रखते हैं, भूमिगत जल को का जो अनुपात है उसको बेहतर बनाए रखते हैं। और क्या हो सकता है, इसके साथ साथ यदि हम देखें तो जैसे आपने मृदा का कटान लिख दिया। मृदा का कटान, जो वृक्ष होते हैं ज़्यादातर किन क्षेत्रों में, जो आपके पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, ढलानों पे, वहाँ पे मृदा का कटाव रोकने में ये कार्य करते हैं। तो ये आपके स्थल मंडल हो गए। अब वायुमंडल में अभी आपने बताया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की आपने बात किया। आप देख रहे होंगे कि लगातार उद्योग धंधों के बढ़ने के कारण, औद्योगिक इकाइयों के बढ़ने के कारण जो हमारा वायुमंडल है वो लगातार विषाक्त हो रहा है। जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ रही है, और इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है। और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के कारण क्या हो रहा है कि समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, और जो तटीय क्षेत्र हैं उनके समक्ष डूबने की समस्या उत्पन्न हो गई है। जो तटीय क्षेत्र हैं लगातार उनमें एक प्रकार से देखें तो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। तो वृक्ष क्या करते हैं, कार्बन सिंकिंग का कार्य करते हैं। कार्बन सिंकिंग सुना होगा, प्रोजेक्ट है, भारत सरकार लगातार इस पर कार्य कर रही है। कार्बन सिंकिंग, कार्बन सिंकिंग नहीं सुना है शब्द, हाँ, अवशोषण। सिंकिंग का मतलब हो गया अवशोषण। तो लगातार भारत सरकार क्या कर रही है, लगातार वृक्षों को लगा रही है। क्यों,
कार्बन सिंकिंग का मतलब हो गया कि कोई भी ऐसा तत्व, कोई भी ऐसा पदार्थ जो कुछ समय के लिए कार्बन को अवशोषित करके रख सके। तो वृक्ष कब तक कार्बन को अवशोषित करके रखते हैं? जब तक जीवित हैं तब तक वो कार्बन को अवशोषित करके रखते हैं। तो ये क्या करते हैं? एक तो हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, जीवनदायी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो वायुमंडल की विषाक्त गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका अवशोषण करते हैं। और अवशोषण करने के उपरांत क्या होता है कि जो हमारा वायुमंडल है वो स्वच्छ बना रहता है, उसकी विषाक्तता कम रहती है। और यह भी जरूरी है, अब सभी सरकारें समझ चुकी हैं कि यदि ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है तो वृक्षारोपण एक महत्वपूर्ण अभियान है। और आप देख रहे होंगे कि वृक्षारोपण आज से नहीं, स्वतंत्रता के बाद से ही लगातार आप देखते हैं जुलाई माह में वन महोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाता है। और इस तरह से पूरे विश्व में प्रत्येक वर्ष में इस तरह की गतिविधियां चलती रहती हैं और लगातार सरकारें जो है वो वन आवरण को बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। कारण इसके पीछे क्या है? सिर्फ और सिर्फ कारण है कार्बन सिंकिंग, ठीक है। अब इसके अलावा वृक्ष किस प्रकार से और मदद करते हैं वायुमंडल में? यदि हम देखें, एक तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा है कि वृक्ष जहां पे होते हैं वो तापमान को भी नियंत्रित करते हैं। वृक्ष जहां भी होते हैं वो वहां के स्थानीय तापमान को नियंत्रित करते हैं। कैसे नियंत्रित करते हैं? सर वो ऊपर उनके ऊपर जो जो लॉन्ग वेव आती है सूर्य के द्वारा, जहां पे चट्टानें सिर्फ होती हैं, वृक्ष नहीं होती है, वहां पे क्या है कि डायरेक्ट जो है वो चट्टानों पर, उस भूमि पर पड़ती है, जिसके कारण वो स्थल खंड या वो चट्टान बहुत जल्दी गर्म होते हैं। लेकिन वृक्षों में क्या होता है कि ये जो लॉन्ग वेव होती हैं इनको तो कुछ मात्रा में एब्जॉर्ब करती हैं, लेकिन जो आपकी लघु तरंगे होती हैं उनको भी पूरी तरह से एब्जॉर्ब करती हैं। तो इससे क्या होता है कि उस स्थान विशेष का जो तापमान है वो मृदुल बना रहता है। और आप देखते होंगे कि इसीलिए कि लोग गर्मियों में वृक्षों के नीचे बैठने का, आराम करने का प्रयास करते हैं। तो एक प्रकार से ये क्या है कि तापमान को भी नियंत्रण करते हैं। अब इसके अलावा कोई और भूमिका वृक्षों की? एक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। दूसरा आपने देख लिया कि तापमान को नियंत्रित करते हैं। तीसरा कोई और? हाँ, वर्षा कराते हैं। जैसे आप देखते होंगे जिन क्षेत्रों में वन क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, मान लीजिए जो वहां से मानसूनी पवनें गुजर रही हैं, उनकी जो आर्द्रता है मान लीजिए वो 98%, 99% है। तो जहां पे वृक्ष हैं वो क्या कर देते हैं, क्योंकि वहां पे जहां वृक्ष है वहां पे आर्द्रता होगी, नमी होगी ही, तो वो क्या करती हैं, जो मानसूनी पवनें ऊपर से गुजरती हैं उनकी आर्द्रता जो कम रहती है उसको 100% लाने में मदद करती हैं और वो पवनें वहां पे सैचुरेट होकर, संतृप्त होकर वर्षा करा देती हैं। तो वर्षा में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वृक्ष वर्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके अलावा और कोई? इसके अलावा और कोई? और कोई कारण? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भी यदि हम देखें तो वृक्षों का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। अब हमने देख लिया इतने कारण वायुमंडल में। अब बताइए जीवमंडल में किस प्रकार से वृक्षों की भूमिका है? ये तो आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्वायरमेंट जो आपने पढ़ा है उसका थोड़ा सा प्रयोग करेंगे तो आप इसको बता सकते हैं। जीवमंडल वाला खंड जो है इसको आप बता सकते हैं। तो बताएं, जीवमंडल में किस प्रकार से वृक्ष मददगार होते हैं? जीवमंडल को वृक्ष किस प्रकार से कुछ लाभ देते हैं, प्रदान करते हैं? सबसे पहले तो सर वही है, ऑक्सीजन रह रहा है। भाई ऑक्सीजन की बात तो हो गई ना वायुमंडल में। जीवमंडल शब्द समझिए, जीवमंडल। तो जीवमंडल के लिए सर जंगल रहने के लिए हाँ, तो ये है कि जो पंछियां होती हैं, जानवर होते हैं, उनको आश्रय प्रदान कराते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया कि क्या करते हैं, ये पक्षियों को, जानवरों को आश्रय प्रदान करते हैं, ठीक है। आश्रय के साथ साथ यदि हम देखें तो यहीं पे, क्योंकि इसकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं, जब हमने देखा था प्रत्यक्ष जो लाभ देते हैं, जिनको ये आश्रय प्रदान करते हैं उनमें से ज़्यादातर को ये भोजन भी प्रदान करते हैं। जैसे पक्षियां हो गई तो इनको ये भोजन भी, जो फलदार वृक्ष होते हैं, भोजन भी प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ जो जानवर हैं उनको भी फलों से लाभ होता है, वो भी, उनको भी भोजन मिलता है। तो एक तो हो गया कि आश्रय प्रदान करते हैं और भोजन प्रदान करते हैं। दूसरा आपने देखा होगा वृक्षों का या वनस्पतियों का पोषक स्तर में क्या क्रम है?
पोषक स्तर, वो चक्र आपने भू रसायन चक्र वो सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। तो पोषक स्तर में इनका क्या स्थान है? प्राथमिक है। अब सबसे प्राथमिक है तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये प्राथमिक हैं तो इनके ऊपर कौन आश्रित होता है? शाकाहारी जीव आश्रित होते हैं। और शाकाहारी जीवों के ऊपर कौन आश्रित होता है? मांसाहारी जीव आश्रित होते हैं। तो क्या है ये, इनके बारे में आप जीव मंडल में लिख सकते हैं कि ये जो है जीव मंडल में यदि हम देखें तो जो पोषक तत्व है, जो पोषक स्तर है, उसमें प्राथमिक भूमिका वनस्पतियों की होती है। अब ये क्या करते हैं, इसके साथ साथ यदि हम देखेंगे तो जो जैव भू रसायन चक्र है उसको भी ये मजबूत बनाते हैं। कैसे? जहाँ पे वनस्पति आवरण ज़्यादा होगा, वनस्पतियाँ ज़्यादा होगी, वन ज़्यादा होंगे, वहाँ पे क्या होगा कि इन पे आश्रित होने वाले जो जीव हैं वो भी ज़्यादा होंगे, और जो चक्र है एक हमारा बना हुआ है नेचुरल, वो हमारा आसानी से बना रहता है। और ये चीज़ें आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी? जैसे पूर्वोत्तर भारत में जाएंगे तो बोला जाता है जैव विविधता में धनी है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहाँ पे वनस्पतियाँ पर्याप्त मात्रा में हैं। वनस्पतियाँ पर्याप्त मात्रा में होने के कारण उन पे आश्रित होने वाले जो जीव हैं वो पर्याप्त मात्रा में है, और पोषक स्तर का वहाँ पे बेहतर एक प्रकार से उदाहरण देखने को मिलता है, और यह हमारे लिए प्राकृतिक संतुलन के लिए भी जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमें लाभ पहुँचाते हैं। अब इतनी चीज़ें आपको नोट करनी है। क्यों? अब भूल जाइए आप, कल भूल जाइए तो दिक्कत होगी ना। इसी को मैं आंसर राइटिंग दे दीजिए। हाँ देंगे, लेकिन नोट कर लीजिए। याद है सारा? चलिए, याद है तो एक एक करके बताइए, हम नोट करते रहते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर से हैं, ठीक है, आप कृषि से हैं, आप बीएससी करके बीटेक करके आए हैं एग्रीकल्चर से, तो आपको, आपका तो सब्जेक्ट है, आपको तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, आप सब मिला के इससे संबंधित चीज़ें आप पढ़े हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर से हम कुछ भी बोले वो सारी चीज़ें आपको पता हैं। ठीक है, पता है, तो इससे आपसे जुड़ा हुआ विषय है ये, तो आप कह रहे हैं रहने दीजिए, लेकिन जो लोग इससे जुड़े हुए नहीं हैं उनके लिए ज़रूरी है कि नोट कर लें। ठीक है, ठीक है, आपको नहीं नोट करना है सर, आप मत नोट करिए, क्योंकि आपका विषय है, आप इसको पढ़ चुके हैं अच्छे से। ठीक है, तो चलिए, वनों के महत्व का हेडिंग डालिएगा और वनों के महत्व के अंतर्गत आपको नोट करना है। वनों के महत्व के अंतर नोट करना है। अब आप पढ़ रहे हैं, नई बुक पढ़ रहे हैं परीक्षा वाली की, कृषि वाली, तो आपका सारा तैयार है, आप अपनी परीक्षा को ध्यान में देखते हुए कर रहे हैं। ठीक है, तो वनों के महत्व के अंतर्गत नोट करिएगा। हमारे पृथ्वी को हरित ग्रह कहा जाता है। हमारे पृथ्वी को हरित ग्रह कहा जाता है, जिसका कारण है कि पृथ्वी पर हरियाली है। जिसका कारण है कि पृथ्वी पर हरियाली है, जिसका श्रेय वनस्पतियों को जाता है। जिसका श्रेय वनस्पतियों को जाता है। वनस्पतियां स्थलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल की अंतरक्रियाओं का परिणाम है। इसी के कारण वनस्पतियों की भारत में विभिन्नता देखने को मिलती है। अगली पंक्ति में नोट करिएगा, वनस्पतियां हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वनस्पतियां
हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह जीव जगत का आधार है, क्योंकि यह जीव जगत का आधार है, अर्थात समूचा प्राण जगत वनस्पतियों पर ही आश्रित है, अर्थात समूचा प्राण जगत वनस्पतियों पर ही आधारित है, आश्रित है, नोट करिएगा, वनस्पतियों पर ही आश्रित है। ठीक है, अब आपको नोट करना है अगली पंक्ति में एक लाइन छोड़ के, वनस्पतियां हमें दो प्रकार से लाभान्वित करती हैं, वनस्पतियां हमें दो प्रकार से लाभान्वित करती हैं। पहला नोट करिएगा प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष, दो प्रकार से लाभान्वित करती हैं, पहला प्रत्यक्ष और दूसरा आपका हो गया अप्रत्यक्ष। ठीक है, अब इसी में यदि आप चाहें तो यहीं पे नोट कर सकते हैं कुछ चीजें, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष नोट कर लिया। ठीक है, अब क्योंकि अब ये चीज नोट कराना कि प्रत्यक्ष रूप में जैसे हमें फल देते हैं तो फल का क्या उपयोग है, फूल का, ये उचित नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है कि प्रत्यक्ष नोट किया। ठीक है, तो आप पहली हेडिंग प्रत्यक्ष डालिए, पहली हेडिंग आप प्रत्यक्ष डालिए। ठीक है, और उसको दो भागों में ऐसे बांट लीजिएगा, पहला आपने प्रत्यक्ष डाला हेडिंग, प्रत्यक्ष हेडिंग डालकर इसको दो भागों में बांट लीजिएगा। एक तरफ हो गया कि जब जीवित रहती हैं वनस्पतियां, दूसरा हो गया जब जीवित नहीं। ठीक है, अब इसके अंदर एक एक करके नोट कर लीजिए, क्या क्या हमने नोट किया था, तना, फल, फूल, और क्या नोट किया था, तना, फल, फूल, पत्तियां, बीज, पत्तियां, बीज आदि। तो ये हो गया जब प्रत्यक्ष रूप से हमें लाभान्वित करती हैं। अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप में जब जीवित नहीं होती हैं, इसमें आप नोट कर लीजिएगा भवन निर्माण सामग्री। एक आपने नोट किया कि प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार लाभान्वित करती हैं, तो जब जीवित रहती हैं तो तना, फल, फूल, पत्तियां और बीज हमें मिलता है, इस प्रकार से हम लाभान्वित होते हैं। अब दूसरा, जब जीवित नहीं होते हैं तब किस प्रकार से हमें लाभान्वित करते हैं, इसमें आप सबसे पहले नोट कर लीजिए भवन निर्माण सामग्री, भवन निर्माण सामग्री, दूसरा फर्नीचर उद्योग, कागज लुगदी उद्योग, कागज लुगदी उद्योग, पेपर, और इसी में कागज लुगदी में एक साथ और नोट कर लीजिएगा माचिस उद्योग, कागज लुगदी माचिस उद्योग। ठीक है, इसके साथ साथ नोट कर लीजिए दवा, दवा और कृषि उपकरण, क्योंकि बहुत सारे कृषि उपकरण हैं जो लकड़ियों की सहायता से बनाए जाते हैं, तो कृषि उपकरण उसमें नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया वनस्पतियों का प्रत्यक्ष लाभ जब वो जीवित होती हैं, और जब वो जीवित नहीं रहती हैं तब किस प्रकार से हमें लाभान्वित करती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष का मतलब है जिसका हम इंद्रियों से देख सकें। ठीक है, प्रत्यक्ष का मतलब जिसको इंद्रियों से हम महसूस कर सकें। इंद्रियां कौन कौन सी हैं हमारी, हाँ, और त्वचा। ठीक है, तो इंद्रियों से जो हम प्रत्यक्ष करते हैं उसकी बात होती है कि उसको हम प्रत्यक्ष मानते हैं। अब लिखिए कि वनस्पतियां अप्रत्यक्ष रूप से भी, दूसरा आपने डाला था ना अप्रत्यक्ष, एक ने प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष नोट किया था, तो आप अप्रत्यक्ष हेडिंग डालिएगा और उसके अंदर लिखिएगा, अप्रत्यक्ष हेडिंग डालिए और अब उसके अंतर्गत लिखिए, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें तो अप्रत्यक्ष वाली हैं। ठीक है, अब इसमें नोट करिए वनस्पतियां अप्रत्यक्ष रूप से भी, वनस्पतियां अप्रत्यक्ष रूप से भी
वनस्पतियां अप्रत्यक्ष रूप से भी जीव जगत को लाभान्वित करती हैं। वनस्पतियां अप्रत्यक्ष रूप से भी जीव जगत को लाभान्वित करती हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले पॉइंट वाइज रोमन अंक में कर लीजिएगा। अप्रत्यक्ष रूप से भी जीव जगत को लाभान्वित करती हैं। अब रोमन अंक में सबसे पहले आप स्थल मंडल की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लीजिएगा स्थल मंडल। स्थल मंडल हेडिंग डाल लो, अब इसी के अंदर लिखना है। स्थल मंडल हेडिंग डालना है और स्थल मंडल के अंतर्गत लिखना है। वनस्पतियां जिस भूभाग पर खड़े रहते हैं या खड़े हैं, वनस्पतियां जिस भूभाग पर खड़ी हैं वहां पर अपनी जड़ों से स्थल मंडल के चट्टान चूर्ण कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्थल मंडल के चट्टान चूर्ण कैल्शियम मैग्नीशियम को प्राप्त करते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम को प्राप्त करते हैं। वृक्ष उस मृदा को या स्थल भूभाग को कुछ वापस भी करते हैं, जैसे वृक्ष अपनी जड़ों से चट्टान या कठोर संरचना को तोड़ देते हैं। जैसे वृक्ष अपनी जड़ों से चट्टान या कठोर संरचना को तोड़ देते हैं, जिससे वह अपक्षयित हो जाती है। अपक्षयित होकर वह चट्टान चूर्ण में परिवर्तित हो जाती है। अपक्षयित होकर वह चट्टान चूर्ण में परिवर्तित हो जाती है और उपजाऊ मृदा के रूप में अस्तित्व में आती है। अगला पॉइंट इसी में, अगला पॉइंट यदि वृक्ष की जड़ों ने मृदा को विकसित किया है तो वे उस मृदा की रक्षा भी विभिन्न अपरदनकारी कारकों से करते हैं। ताकि उनके द्वारा तैयार उपजाऊ मृदा को कोई हटा ना सके। ये वृक्ष स्थानीय मृदा को अपनी पत्तियों को मृदा में मिलाकर
पोषक तत्व भी देते हैं। अपनी पत्तियों को मृदा में मिलाकर पोषक तत्व भी देती हैं। ठीक है, आगे नोट करिएगा अगला पॉइंट। पहाड़ के ढलानों पर ये वृक्ष भूस्खलन को रोकते हैं। पहाड़ के ढलानों पर ये वृक्ष भूस्खलन को रोकते हैं, क्योंकि ये अपनी जड़ों से मृदा को बांधे रखते हैं। ठीक है, स्थल मंडल में ये वृक्ष, अगली पंक्ति में, स्थल मंडल में ये वृक्ष वर्षा के जल को फिल्म वाटर के रूप में रोक लेते हैं और जल अधिक समय तक ऊपरी संस्तर में बना रहता है। ऊपरी संस्तर में बना रहता है, जिससे इन क्षेत्रों में भूमि जल स्तर हमेशा सामान्य रहता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है आपका वायुमंडल। स्थल मंडल की चर्चा कर लिया, अब वायुमंडल की चर्चा करते हैं। ठीक है, वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। यदि वह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, तो इसके न्यूनीकरण में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के न्यूनीकरण में कार्बन सिंकिंग के माध्यम से मदद भी करते हैं। तो इसके न्यूनीकरण में कार्बन सिंकिंग के माध्यम से मदद भी करते हैं। ठीक है, अगली पंक्ति में लिखिएगा, हमारे पृथ्वी पर लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। हमारे पृथ्वी पर लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, बर्फ पिघल रही है, समुद्र जल स्तर ऊपर उठ रहा है,
भूभाग डूब रहे हैं, भूभाग डूब रहे हैं, ऐसे में वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर, ऐसे में वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर इस आपदा से बचाने में योगदान दे रहे हैं, इस आपदा से बचाने में योगदान दे रहे हैं। ठीक है, तो वृक्ष का वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण रोल कार्बन सिंकिंग में है, ये आपको पता होना चाहिए। और कार्बन सिंकिंग एक बहुत बड़ी संकल्पना है, केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो कार्बन सिंकिंग को बढ़ावा दे रही हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। अभी लास्ट में मैं आपको एक दो योजनाओं के बारे में बता दूंगा। अगला नोट करिएगा, इसी में, हाँ इसी में, अभी कहाँ खत्म हुआ, खत्म हो गया क्या वायुमंडल का? ऑक्सीजन के, अब ये तो ऑक्सीजन का तो आप कर ही लेंगे कि ऑक्सीजन को ये देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करे, तो आप सब जानते हैं। ठीक है, अगला नोट करिए, वृक्ष पवन की गति को भी नियंत्रित करते हैं, वृक्ष पवन की गति को भी नियंत्रित करते हैं। यह विशेष रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों से लगे हुए, यह विशेष रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों से लगे हुए कृषि योग्य भूमियों के संरक्षण में, मरुस्थलीय क्षेत्रों से लगे हुए कृषि योग्य भूमियों के संरक्षण में मदद करते हैं। ठीक है, अब कैसे मदद करते हैं, अब आप समझ सकते हैं कैसे मदद करते हैं। जो भी नोट किया, इससे कैसे मदद करते हैं? सब वही है कि मरुस्थलीकरण हो जाता है। जैसे अभी आप, दिल्ली है, केंद्र सरकार ने दिल्ली के पश्चिमी भाग में जो बॉर्डर है वहां पर 1.5 किलोमीटर पट्टी लगाई, चौड़ी पट्टी वृक्षों की लगाई है। क्यों लगाई है? कि जो राजस्थान की रेत दिल्ली में पहुंचती थी वो दिल्ली में ना पहुंच सके, उन हवाओं को, जो रेतीली हवाएं होती थी, वो बॉर्डर पे ही, जहां वृक्षों की ये कतार लगी है वहीं पे रुक जाए। तो वृक्ष क्या करते हैं, जैसे रेतीली हवा है तो उसको कंट्रोल करते हैं, रेत आ रहा है उड़ के तो उसको कंट्रोल करते हैं। तो इस प्रकार से जो आसपास के क्षेत्र होते हैं, जैसे राजस्थान से लगे हुए जो क्षेत्र होते हैं, जो लगातार मृदा जिनकी प्रदूषित हो रही है रेत के कारण, तो वहाँ पे वृक्ष आवरण लगातार बॉर्डर इलाके में बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से मदद करते हैं। क्या चीज़? हाँ, पत्तियों पे चिपक जाते हैं, फिर वर्षा होती है, फिर साफ हो जाता है। चलिए अगला, वृक्ष तापमान को भी नियंत्रित करते हैं, वृक्ष तापमान को भी नियंत्रित करते हैं। जहां नग्न चट्टानें हैं वहां दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण की मात्रा, वहां दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण की मात्रा अधिक होने के कारण अल्बिडो अधिक होने के कारण, क्या? एक तो मैंने बोला पार्थिव विकिरण की मात्रा अधिक होने के कारण, दूसरा हमने बोला अल्बिडो अधिक होने के कारण तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है। लेकिन जहां पर सघन वन है, वे सूर्य से आने वाली, लेकिन जहां पर सघन वन है वे सूर्य से आने वाली छोटी तरंगों को तो अवशोषित करते ही हैं। जहां पर
सघन वन हैं वे सूर्य से आने वाली छोटी तरंगों को तो अवशोषित करते ही हैं, इसके साथ दीर्घ तरंगों को भी अवशोषित कर लेते हैं। इसके साथ दीर्घ तरंगों को भी अवशोषित कर लेते हैं। और उस बढ़े ताप को वाष्पोत्सर्जन क्रिया में परिणित कर देते हैं। और उस बढ़े ताप को वाष्पोत्सर्जन क्रिया में परिणित कर देते हैं। ठीक है। अब जैसे आप देखिए कि जहां से कर्क रेखा गुजरती है, भारत के जिन क्षेत्रों से कर्क रेखा गुजरती है, मान लीजिए इधर राजस्थान से भी गुजरती है, ठीक है, राजस्थान से गुजरती है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि यह रेखा पूर्वोत्तर भारत के भी कुछ क्षेत्रों से होकर गुजरती है। तो जब सेम अक्षांश पे दोनों क्षेत्र हैं तो ताप दोनों का सेम होना चाहिए, क्योंकि सूर्य लगातार अगर लंबवत है तो पूरे क्षेत्र पर है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि आप राजस्थान में बात करते हैं तो तापमान कुछ अलग होता है, पूर्वोत्तर भारत में उसी समय बात करते हैं तो तापमान कुछ अलग होता है। कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ वनस्पति आवरण। ठीक है, अब आगे नोट करिएगा, आगे नोट करिएगा। परेशान हो गए हैं आप? ना नोट करिए, अगला नोट करिए। वन वर्षा में भी मदद करते हैं। वन वर्षा में भी मदद करते हैं। जब बादल वन वाले क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं, जब बादल वन वाले क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं तो यदि उनकी आर्द्रता कम रहती है, यदि उनकी आर्द्रता कम रहती है तो वृक्ष वाष्पीकरण के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, तो वृक्ष वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बादलों को नमी दे देते हैं, बादलों को नमी दे देते हैं। और आर्द्रता 100% होने पर, और आर्द्रता 100% होने पर वन आवरण वाले क्षेत्रों में वर्षा हो जाती है। वन आवरण वाले क्षेत्रों में वर्षा हो जाती है। ठीक है, अब अगला है जीवमंडल। स्थलमंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, अब आपका अगला बचता है जीवमंडल। तो जीवमंडल में नोट कर लीजिए, वृक्ष पक्षियों और अन्य जानवरों को, वृक्ष पक्षियों और अन्य जानवरों को आश्रय प्रदान करते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं, एवं उन्हें भोजन भी प्रदान करते हैं। क्योंकि भोजन की चर्चा तो हमने कर लिया है, वो प्रत्यक्ष है, तो इसमें थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि एवं भोजन भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार से समूचे जीव जगत का आधार, इस प्रकार से समूचे जीव जगत का आधार वृक्ष ही हैं, वृक्ष ही हैं। ठीक है, आगे नोट करिएगा अगली पंक्ति में, पोषक स्तर में
वनस्पतियों का स्थान, पोषक स्तर में वनस्पतियों का स्थान सबसे निचला है। क्या चीज? वनस्पतियों के स्थान पोषक स्तर में सबसे निचला। निचला मैंने बोला। आधार क्या आप देख रहे हैं कि मैंने ये बताया ना, ये कहाँ गया ये मैंने बोला ना, ये पत्ती नीचे करेंगे ना, पेड़ नीचे करेंगे। ये मैंने बोला वनस्पतियों का जो स्थान है वो सबसे नीचा है, फिर इन पे आश्रित शाकाहारी, इन पे आश्रित मांसाहारी। वो आप दूसरा देख रहे हो वनस्पतियों का, कैसे कह रहा हूँ, पोषक स्तर में बात कर रहे हूँ। पोषक स्तर पे तो सबसे प्राथमिक सौदा ये। हाँ प्राथमिक है। मैंने क्या बोला कि जो पोषक स्तर का हमने बनाया, इस संदर्भ में हमने बोला कि सबसे निचला है। यहाँ पे हमने बोला जो हमने मैप बनाया था। ठीक है, अब आप समझने के लिए ये चित्र बना लीजिए, समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए ये चित्र बना लीजिए। यहाँ पे सबसे बेस में आधार पे हो गई वनस्पतियाँ, यहाँ पे हो गई आपके शाकाहारी, यहाँ पे हो गए आपके मांसाहारी। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसमें नोट कर लीजिए, वनस्पतियों में निर्भर पोषक स्तर में सबसे निचले आधार पर वनस्पतियां हैं। पोषक स्तर पर सबसे निचले आधार पर वनस्पतियां हैं। उनके ऊपर उन पर निर्भर रहने वाले शाकाहारी जीव, उनके ऊपर उस पर रहने वाले शाकाहारी जीव, और इन शाकाहारी जीवों पर और इन शाकाहारी जीवों पर निर्भर रहने वाले मांसाहारी जीव इस क्रम में सबसे ऊपर हैं। ठीक है, अगली पंक्ति में नोट करिएगा, जहां पर वनस्पतियां सघन होंगी, जहां पर वनस्पतियां सघन होंगी, निश्चित रूप से वहां पर आश्रित जीव अधिक होंगे। निश्चित रूप से वहां पर आश्रित जीव अधिक होंगे। वहां का पोषक स्तर उच्च होगा। वहां का पोषक स्तर उच्च होगा। निश्चित रूप से वहां पर आश्रित जीव अधिक होंगे। वहां पर पोषक स्तर उच्च होगा और जैव भू रसायन चक्र और जैव भू रसायन चक्र अधिक दिन तक चलेगा और जैव भू रसायन चक्र अधिक चलेगा। वनस्पतियों की सघनता, वनस्पतियों की सघनता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाती है। वनस्पतियों की सघनता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाती है। ठीक है, अब ये होया समाप्त। अब आज का प्रश्न इसी पे आधारित चाहिए, इसी पे आधारित प्रश्न नोट करिए। हाँ कल तो नहीं आया, 16 बनवाला, तो इसमें भी प्रश्न आया। 16 बनवाला, 16 बनवाला। ठीक है, अभी देखेंगे उसको। ठीक है, तो कल उसका डिस्कशन हो जाएगा 16 बनवाला प्रश्न। ठीक है, अभी नोट करिए, वर्तमान समय में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, वर्तमान समय में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान समय में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन
लगातार बढ़ रहा है, जिससे तटीय क्षेत्रों के लोगों के लिए समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। ऐसे में किस प्रकार से हम इस आपदा को या इस आपदा पर ऐसे में किस प्रकार से हम इस आपदा पर नियंत्रण कर सकते हैं। ऐसे में हम किस प्रकार से इस आपदा पर नियंत्रण कर सकते हैं। 200 पर्याप्त है इसके लिए। ठीक है, इसमें वो भी डाल सकते हैं क्या क्या उसी को डाल दी तो हिम्मत वगैरह भी तो पहले के वो बना रहा है ये। हाँ, तो अब ग्लोबल वार्मिंग की तो चर्चा इसमें करनी पड़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है उसकी चर्चा आप बताएंगे कि क्यों कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बढ़ रहा है और इसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, कम करने के लिए क्या किया जा फैक्ट्री और ये सब चल रहा है अभी। हाँ, फैक्ट्री चल रहा है। तो देखो इसमें एक तो ये आपका कवर हो गया, दूसरा कम करने के लिए सिर्फ एक ही कारण आप नहीं दे सकते कि सिर्फ और सिर्फ जो है वनस्पतियों को लगाइए। ठीक है, वो सब बहुत से कारण है, हाँ। जैसे सोलर प्लांट वगैरह चल रहा है। हाँ, तो वो सारा जोड़कर आप सिस्टम का ये परिवहन। हाँ, तो वो सारा जोड़कर आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न इस पर भी आप ऐसा तो नहीं दे सकते ना कि इनके लाभ बताइए, इनके हानि बताइए, तो सामान्य सा हो गया। तो इसमें आप 3 से 4 पक्ष आपके क्लियर हो रहे हैं। 3 से 4 पक्षों को आधार बनाकर आपको लिखना है। और यही प्रश्न, सेम प्रश्न अभी आपके OTP जो आपका जाता है नोटिफिकेशन ऐप में, अभी ऐप में भी भेज देता हूं। तो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप अपने प्रश्न को आप पढ़कर उत्तर आप वहीं पर शेयर करेंगे। ठीक है, और मैक्सिमम आपको समय जो दिया जाएगा 20 घंटे का समय दिया जाएगा, 20 घंटे के अंदर आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।